हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी ही नहीं, एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स डालने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक किया कीजिए, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है और ब्लॉग की लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर वीडियो के बाद में कोई हमारी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, जो कि वीडियो के दौरान छूट जाती है। पिछला चैप्टर जो हमारा था वो था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में हमने बात की थी, उसके स्ट्रक्चर पे बात किया था, मतलब है कैसी। जियोइड वर्ड आया था और जिसका मतलब होता है कि अर्थ अपने ही शेप की है, उसका अलग तरह का शेप है। जो बीच में अर्थ है वहाँ पे वो थोड़ा बल्ज कर रही है, यानी बाहर की तरफ उसमें उभार है, और जो पोलर रीजन दोनों तरफ का है वहाँ पे थोड़ा सा चपटी हुई है। तो लोग कहते हैं अर्थ गोल है, तो ये एग्जैक्टली गोल नहीं है, क्योंकि अब वहाँ ऊपर से थोड़ा चपटी हुई है और इधर की तरफ बल्ज कर रही है। तो कुछ लोग कहते हैं नाशपाती की तरीके की, यानी जस्ट लाइक अ पियर, तो वो कह सकते हैं, लेकिन उसको एक अलग ही नेम दिया गया, जहाँ पे बताया गया था ग्रीक वर्ड जी और ओइड से बना है, ओइडस से बना है, जियोइड। ठीक है, तो अब ये चैप्टर जैसा कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इसमें आएगा ग्लोब एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब यहाँ पे एक बना दिया है मैंने, जो ग्लोब आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो ग्लोब होता है अर्थ का एक मॉडल, यानी अगर हम अर्थ को बाहर से देखना चाहते हैं तो हम ग्लोब को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ है, उसका एक मॉडल बनाया गया है, उसका एक मिनिएचर है। ग्लोब अलग अलग साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, सब तरीके से। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें आती है एक्सिस। तो एक्सिस वर्ड रियल अर्थ के लिए भी है, ग्लोब के लिए भी है। ये हुआ कि सबसे पहले जब पोल डिसाइड किए गए, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डायरेक्शन आप जान लीजिए, काम लगता रहेगा। देखिए अगर इस तरीके से लाइन है तो सबसे ऊपर जो है किसी भी जगह पे, यानी पेज पर या कोई समतल जगह पर, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, हमारे दाहिने हाथ पे यानी राइट हैंड पे ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ये चीज़ आप जानते रहिएगा, इसका काम लगेगा। तो जब सबसे पहले नॉर्थ यानी अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड किया गया कि ये है, तो वहाँ से मिलती हुई एक लाइन खींची गई। ठीक है, अब ये लाइन अर्थ पर नहीं है, ये लाइन काल्पनिक है, जो कि ग्लोब पर मिलेगी, मैप पर मिलेगी। ठीक है, और इसी लाइन को, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ग्लोब में ये आपको, उसके अंदर ये निडिल आपको मिलेगी, एक सरिया जैसी, सलाई जैसी उसमें पड़ी होती है, और इसी के सहारे आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। ठीक है, अर्थ घूमती है और ऐसे आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। अब अर्थ किधर को घूमती है, अब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और अर्थ घूमती है ऐसे, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऐसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ऐसे। ठीक है, इधर को आप ऐसे ग्लोब घुमाएंगे, जो रियल में जिस तरीके से अर्थ घूमती है। ठीक है, तो आप इसको घुमा करके ग्लोब वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये अपनी जगह पे अर्थ का जो घूमना है, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अगले चैप्टर में अर्थ के मूवमेंट में हम रोटेशन वगैरह पे भी खूब ज़्यादा पढ़ेंगे। आप इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा उसको भी देखिएगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिए, तो जैसे ही वीडियो अगला अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जब हमने एक्सिस एक खींच लिया, तो अब यहाँ से इधर का जो रीजन है, इसको, चूँकि इसने अर्थ को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इधर के पार्ट को हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, गोलार्ध, यानी आधा गोला। तो आधा गोला ये हो गया ईस्ट की तरफ का, और ऐसे ही वेस्ट की तरफ का हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये अर्थ तिरछा झुकी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये अर्थ ऐसे ही झुकी हुई है 23.5 डिग्री,
इस पे ज़्यादा बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पर हमें बात नहीं करनी है। 3rd चैप्टर में हम इस चीज़ पे डिटेल बात करेंगे, क्यों झुकी, कैसे जानते हैं झुकी हुई है, इसके झुकने का क्या रीज़न है, ये सब जब अर्थ की मूवमेंट पर पढ़ेंगे चैप्टर 3 में तो वहाँ पर बात करेंगे। खाली अभी आप इतना जानिए कि जैसे झुका दिख रहा है ना, ऐसे ही अर्थ वास्तव में झुकी हुई है, झुकी हुई रोटेट करती है, तो ये आप जानिएगा। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसके बाद में जो ये एक्सिस थी, इसको बीचों बीच से डिवाइड करती हुई एक लाइन खींची गई। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, यानी ये आपको मैप पे और ग्लोब पे मिलेगी। रियल अर्थ पे मत टार्च लेके ढूंढने लगना कि ये लाइन कहाँ पे है, वहाँ नहीं है, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक है। इसका हमें काम लगता है, ठीक है। अभी क्या काम लगता है इस पर भी बात करेंगे। तो इसको मिडिल से खींच दिया गया, तो इसका नाम रखा गया इक्वेटर। क्या नेम है? इक्वेटर। देखिए यहाँ पे इक्वेटर है, ग्लोब हो गया, इक्वेटर है। अब इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में इसने बांट दिया हॉरिजेंटली, तो इस हिसाब से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को नाम दिया गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या नेम दिया गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको नाम दिया गया सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके बाद में हुआ क्या, जैसे ये पूरा ग्लोब है या ऐसे अर्थ है पूरी। अब इसमें हमने मॉडल ले लिया अर्थ का ग्लोब पे। अब हमको इसमें कोई चीज़ दिखानी है, किसी चीज़ का लोकेशन बताना है कि ये चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे? जैसे अभी ये पूरी अर्थ है, अब इसमें हमको इंडिया बताना है, तो हम कैसे बताएंगे इंडिया कहाँ पे है? तो हमको इसके लिए कुछ रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत थी, ठीक है, यानी संदर्भ रेखाओं की ज़रूरत थी। तो संदर्भ रेखाएं हमने खींची वहाँ पे। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इक्वेटर खींचा था, इक्वेटर आपको पता ही हुआ कैसे खींचा गया। जब दोनों ध्रुव निर्धारित हुए वहाँ से एक्सिस खींची गई, और एक्सिस को बीच से विभाजित करते हुए यानी डिवाइड करते हुए जो लाइन खींची गई उसको हमने इक्वेटर बोला। तो जब ये इक्वेटर खींच दी गई, ठीक है, और इसके बाद में ये देखा गया कि अर्थ जो है वो लगभग सर्कुलर है, और कोई भी चीज़ जो सर्कुलर यानी वृत्तीय होती है वो 360 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ जो अर्थ का सेंटर निर्धारित किया गया, यानी जहाँ पे दोनों लाइन एक्सिस ने और इसको काटा, तो वो अर्थ का सेंटर माना गया। तो वो सेंटर जो निर्धारित किया गया, केंद्र जो निर्धारित किया गया, यहाँ पर कोण बनाए गए, 360 डिग्री के टोटल कोण बनाए गए। अब जहाँ पे कोण बना, जैसे मान लीजिए पहला कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण जो यहाँ पे बना, इसको 90 डिग्री का हम लोगों ने क्या कहा? लैटिट्यूड कहा। यानी जो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमारे 23.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बना, तो यहाँ से जो लाइन ऐसे खींचेगी ये होगी 23.5 डिग्री की लाइन, और इस तरीके की जो और सारी लाइन्स बनाई गई ऐसे। अब ये चूंकि धरती जिस तरीके से गोल है, तो ये पूरा सर्कुलर है, यानी ये इधर से जाएंगे और पीछे से ऐसे गोल करके, यानी कोई एक बॉल लो तो बॉल के चारों ओर लाइन ऐसे बनेगी, और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, यानी बराबर दूरी पर है, क्योंकि ये कोण के हिसाब से बनी हुई है, इसीलिए इसको पैरेलल्स बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ से क्या है, ये कोणीय दूरी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड क्या होता है, तो यानी लैटिट्यूड को हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं। तो कोई पूछेगा अक्षांश क्या होता है, तो एक एंगुलर डिस्टेंस है या कोणीय दूरी है, कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से या इक्वेटर से, ठीक है। यानी इक्वेटर से जो उसका सेंटर है, केंद्र है, वहाँ से कोणीय दूरी है। तो चूंकि अब 360 डिग्री है और हर तरफ अगर इसको बांटोगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 360 का 90 डिग्री होता है, यानी पोल की तरफ 90 डिग्री इधर खींचेगा, यानी 90 लाइन इधर बनेगी अगर 1-1 डिग्री पे बांटोगे, और 90 लाइन इधर बनेगी, तो 90 डिग्री पर पोल हो गया। बाकी बहुत सारी और लाइन जो है वो सर्कुलर अर्थ के चारों ओर इस तरीके से जो खींची गई क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजेंटल लाइंस, उनको क्या कहा गया? लैटिट्यूड्स कहा गया। तो अब लैटिट्यूड ने ये तो डिसाइड कर दिया कि जैसे अब इसके ऊपर जो 0 डिग्री के ऊपर जो है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो सब नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, और जो उसके दक्षिण में है, साउथ में, वो सब सदर्न लैटिट्यूड हैं।
तो अब जैसे इसके 0 डिग्री के ऊपर 20 डिग्री की भी लाइन मिल सकती है और नीचे भी 20 डिग्री की लाइन मिल सकती है, तो इसको हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड कह लेंगे, इसको सदर्न लैटिट्यूड कह लेंगे। लेकिन अगर साउथ लैटिट्यूड की बात करो कि इतनी बड़ी लाइन है, तो हमने कहा कि कोई एक प्लेस है कुछ मान लो, और हमने कहा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, तो भाई 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक है, वो चीज़ कहाँ पे है। तो जब ये चीज़ हमें नहीं पता थी तो उसके लिए हमें इस लाइन की भी ज़रूरत थी जो रेफरेंस ले सके ईस्ट और वेस्ट का, ठीक है, यानी पूरब और पश्चिम का, जैसे कि इसने उत्तर और दक्षिण का रेफरेंस लिया, ठीक है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, लॉन्गिट्यूड की, यानी ये लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो वो लॉन्गिट्यूड भी जो है वो एक कोणीय दूरी है जो कि खींची होती है पूरब से पश्चिम, और वो हमें इस हिसाब से बताती है। अब जैसे यहाँ पे ये 20 डिग्री मान लीजिए हमने साउथ की एक लाइन खींच दी जो कि अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर ये कोई चीज़ है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो अब हमारे पास इस तरह की भी लाइन है, अब मान लीजिए 0 डिग्री की लाइन है, अब इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है, ये हम मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये इधर 1 डिग्री है, तो अब इसकी ये 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। या अगर इस जगह पे पड़ रही है तो हम सीधे कह सकते हैं 1 डिग्री पे पड़ रही है। तो इस तरीके से, यानी ये जो इस तरीके से अब लाइन बन गई, तो इसको हमने कहा ग्रिड, ठीक है, इसको ग्रिड कहा, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिला करके बनी। लॉन्गिट्यूड पे अभी और थोड़ी बात करेंगे, अब पहले यहाँ से हम जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं। तो हमने इक्वेटर देखा और ये देखा कि दोनों तरफ पोल जो हैं, यानी ध्रुव जो हैं, वो 90 डिग्री पर पड़ते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये 3 महत्वपूर्ण लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हो गई। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। एक ये 23.5 डिग्री की रेखा है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ में यानी उत्तर में, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। इक्वेटर का भी नाम बता देते हैं, कर्क रेखा। इक्वेटर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब जो 23.5 डिग्री की दक्षिण में बनेगी, रुकिए एक अलग ही ग्लोब बना देते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये क्या है, इक्वेटर, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। अब यहाँ से जो एंगल बनेगा 23.5 डिग्री का और जो लाइन खींची जाएगी तो वो दोनों तरफ 23.5 डिग्री का बन सकता है, लेकिन इधर वाला जो बनेगा ये नॉर्थ में होगा यानी उत्तरी अक्षांश, ये साउथ में होगा यानी दक्षिणी अक्षांश। तो जो नॉर्थ में है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बोलेंगे इसको बोलेंगे कर्क रेखा और इसको बोलेंगे हम मकर रेखा। फिर यहाँ से 66.5 डिग्री का बनता है इधर नॉर्थ में यानी उत्तर में, और इधर साउथ में यानी दक्षिण में, साउथ है। इसको हम बोलते हैं इधर आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंग्रेजी में बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इंग्लिश में बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। और इसके बाद में फिर 90 डिग्री पे पोल आ जाएगा यानी ध्रुव। ये नॉर्थ में है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये 90 डिग्री साउथ है तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो अक्षांश की महत्वपूर्ण कितनी रेखाएं हुई, तो एक इक्वेटर हो गया, फिर आपका कर्क रेखा हो गई, फिर आपकी आर्कटिक वृत्त हो गई, ध्रुव हो गया इधर, इधर आपका क्या हो गया मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक वृत्त हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया, और फिर दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये सब महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं हैं अक्षांश की यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ये पूछा जाता है
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, या जो अंटार्कटिक वृत्त है उसकी नाप क्या है, यानी कितने डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इस तरीके की परीक्षाएं प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और अगला इसमें क्या है, हीट जोन्स। अब हीट जोन्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारी ये धरती झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसका फर्क ये पड़ता है कि जब धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है तो सूरज की जो रोशनी होती है तो डायरेक्ट जो लाइट पड़ती है वो यही जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहीं तक उसकी किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। इसके बाद उसकी किरणें जो हैं वो तिरछी ही पड़ती हैं धरती पे। कभी इसके इस पार सूरज सीधा नहीं चमकता है, सूरज यहीं तक चमक पाता है क्योंकि इतना ही अर्थ झुकी हुई 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री तक ही सीधी किरणें पड़ती हैं। तो ये वाला जो पार्ट हुआ 23.5 से 23.5 डिग्री का, ये भाग जो है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो हीट है, गर्मी है, वो पाता है। तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, या इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। कितनी कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पे यस लिख गया, ये यन है, नॉर्थ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है, दोनों तरफ 23.5 से 66.5 के बीच में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इधर क्या होता है, अब चूंकि ये तिरछी किरणें तो पड़ती हैं लेकिन थोड़ा ये करीब है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान जो होता है वो मॉडरेट होता है यानी नॉर्मल होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब ये इधर भी है और ये इधर भी है। अब नाम अगर देना होगा तो हम इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और इसको दक्षिणी कहेंगे। इंग्लिश में नाम पड़ेगा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इधर वाला नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन है और जो साउथ में है वो साउथ टेम्परेट जोन है। और फिर 66.5 के ऊपर जो है वो सूरज की जो किरणें पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा जो है वो बर्फ जमी रहती है। तो 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तरी ध्रुव तक और इधर साउथ में यानी दक्षिणी ध्रुव तक ये वाला जो होता है कटिबंध, ठीक है, यानी इंग्लिश में जिसको जोन कहते हैं, तो इंग्लिश इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन। हिंदी में बोलते हैं इसको शीत कटिबंध। जो नॉर्थ में है उसको नॉर्थ फ्रीजिड जोन यानी उत्तरी शीत कटिबंध बोलेंगे, और जो साउथ में है उसको साउथ फ्रीजिड जोन यानी दक्षिणी शीत कटिबंध बोलेंगे। तो ये क्या है हमारे हीट जोन्स। हीट बेल्ट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, तो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो जवाब कमेंट बॉक्स में देने वाला है वो हम कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे देंगे, या अगली वीडियो में वो क्वेश्चन शामिल कर लेंगे उसको यहाँ पे। बाकी आप फर्दर डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। मेरे पास समय है, मैं जवाब दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लगभग सबको रिप्लाई जरूर करता हूँ, कोई छूट जाए तो नहीं कह सकता। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हीट बेल्ट्स पढ़ लिए। तो अब बात आती है हमारी लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों ने ले ही ली थी कि जो है केवल लैटिट्यूड के सहारे हम किसी भी प्लेस को निर्धारित नहीं कर सकते, किसी स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते, तो हमने लॉन्गिट्यूड की भी लाइन मानी। ये बात मैं फिर से बता दूं कि लॉन्गिट्यूड, जिसको हम हिंदी में देशांतर रेखा बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी आपको मानचित्रों पर मिलेंगी, ग्लोब पर मिलेंगी, रियल अर्थ पर नहीं मिलेंगी। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। अब लॉन्गिट्यूड का क्या है, इसकी खासियत क्या है। जैसे इसकी खासियत तो ये थी कि पैरेलल्स थी, यानी ये समांतर हैं एक दूसरे के, और सर्कुलर हैं, यानी ये डिब्बे के चारों ओर ऐसे खींची हुई हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है उसके साथ ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, तो चूंकि यहाँ पे अर्थ चपटी हुई है, ठीक है,
तो ये जो लाइन होती हैं वो सारी जैसे ऐसे शुरू होती हैं, तो इक्वेटर के पास में वो उनके बीच दूरी होती है और ऊपर धीरे धीरे जाके क्या होती है, इनके बीच की दूरी 0 डिग्री, यानी सारी लाइन जा करके इक्वेटर पे मिल जाती है। तो इनकी दूरी जो होती है पोल पे मिल जाती है, तो पोल की तरफ इनकी दूरी कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों पर जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर होती हैं, यानी आप इनको अर्धवृत्तीय रेखाएं आप इनको बोल सकते हो, जिनकी दूरी वहाँ ऊपर की तरफ जा करके कम हो जाती है। तो ये तो चूंकि अब एक रेखा ही पूरी होती थी पूरी अर्थ पे, तो इस तरीके से ये 90 इधर 90 इधर 180 हुई, लेकिन ये रेखा एक ही तो है नहीं, यानी इस तरफ हो गई। अब उसके दूसरी बार जब उस पार जाना है तो एक लगभग दूसरी रेखा शुरू होगी। तो ये जो रेखाएं हैं ये पूरी 360 होती हैं, यानी देशांतर की रेखाएं जो हैं वो 360 होती हैं, जबकि लैटिट्यूड कितनी हुई, 180 हुई, 90 इधर हुई, 90 इधर हुई, तो ये 360 हुई। और हम उनका नामकरण करते हैं। जैसे अब नामकरण में क्या हुआ देखो, जैसे अब ये जो है तो अर्थ पूरी गोल है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड की, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको एक 0 डिग्री रेखा माननी हुई, तो 0 डिग्री रेखा हमने वो मान ली। ठीक है, जो रेखा लंदन से होकर के निकलती थी, उस समय क्या था, जब ये सब मेजरमेंट हुआ माना गया, तो उस समय जो ब्रिटेन था वो लगभग ज़्यादातर देश उसके गुलाम थे, सब उपनिवेश बने हुए थे, तो वही एक हिसाब से राज कर रहा था, तो उसका कहना चलता था। तो वहीं पे अभी जो ग्रीनविच है, ठीक है, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय होता है, जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, तो वहीं पे है, तो वहाँ से 0 डिग्री लाइन मान ली गई। तो ये वाली लाइन हमारी 0 डिग्री की लाइन होगी, यानी जहाँ से हमारी एक्सिस वाली जो बात है वो 0 डिग्री की लाइन होगी। और उसके बाद इधर वाली रेखाएं क्या होंगी, उत्तर की तरफ वाली उत्तरी देशांतर होंगी, और दक्षिण की तरफ वाली पूरब की तरफ वाली पूर्वी देशांतर होंगी, और पश्चिम की तरफ वाली पश्चिमी देशांतर होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है, जो 0 डिग्री वाली रेखा यही 360 डिग्री वाली होगी, और जो 180 डिग्री की रेखा है तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, ये दो रेखा नहीं, यानी उस पर जाओगे मतलब देखोगे ग्लोब पे मैप पे तो 180 वाली एक ही होंगी। अब 0 360 का क्या है भाई, जैसे घड़ी में 60 मिनट होते हैं तो 59 के बाद 0 0 आ जाता है। अब इसको चाहे 0 में गिन लो चाहे 60 में गिन लो, ऐसे ही यहाँ पर इसका है। तो अब अगली चीज़, हाँ, तो प्राइम मेरिडियन जो हमने 0 डिग्री की लाइन बताई जो ग्रीनविच से होकर के गुजरी, उसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब इसका क्या होता है, ये समय के साथ है। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग हमने नहीं डाली है, तो हम हेडिंग यहाँ पे नहीं पड़ी है हेडिंग, ये लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड के सहारे हम टाइम देखते हैं और डेट भी देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डेट की बात नहीं है, डेट की बात अगले जिस चैप्टर में होगी या अगली क्लास में होगी तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात है तो देख लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो उस हिसाब से सूरज हमें पूरब में निकलता हुआ दिखता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखता है। अगर अर्थ ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती तो हमें सूरज पश्चिम में उगता हुआ दिखता, जैसा कि शुक्र ग्रह पे यानी वीनस पे होता है। वीनस पे सूरज जो है वो पश्चिम में ही निकलता है, क्योंकि सूरज वीनस जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने यहाँ पे हमारे लॉन्गिट्यूड है, देशांतर 360 डिग्री, ठीक है, इन सब पे सूरज के पहुंचने का समय अलग अलग होगा, क्योंकि भाई एक साथ तो पूरी धरती पे दिन और रात होते नहीं हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं, हर इस पे कितना अंतर होता है। तो भाई 360 डिग्री का बनाती है, 24 घंटे में दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड, 6 चौक 24, 6 7 36 60 हो गया, और ये 15, यानी 1 डिग्री पर 15 मिनट का अंतर होता है। अगर मान लो ये 0 डिग्री और 1 डिग्री है तो इसके बीच में 15 मिनट का अंतर होगा। तो अब जो हम टाइम डिसाइड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि सूरज जो होता है उसकी हम छाया देख करके, यानी जब घड़ी ना हो तो उसकी छाया देख करके चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है जब सूरज ठीक हमारे ऊपर होता है, यानी बिल्कुल मिड स्काई में होता है, और इसके बाद सुबह और शाम के समय छाया लंबी बनती है। तो किसी भी देशांतर पे यानी किसी भी लॉन्गिट्यूड पे जब सन जो है वो मिड स्काई में हो और हमारी सबसे छोटी शैडो इमेज बन रही हो, तब हम उसको वहाँ का क्या मानते हैं, नून मानते हैं, नहीं वो वहाँ का दोपहर का टाइम है।
तो ये हर लॉन्गिट्यूड पे आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन इससे तो समय का काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना, तो इसके लिए उसके हिसाब से जो है वो समय निर्धारित किया गया, जिसमें कि प्राइम मेरिडियन है जो यहाँ पे 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, वहाँ का जो समय माना गया, यानी वहाँ पे जो मेरिडियन का मतलब मध्याह्न से ही होता है, दोपहर के समय से ही होता है, प्राइम मतलब मुख्य होता है, तो वहाँ का मध्याह्न के समय के हिसाब से एक घड़ी वहाँ पे सेट हुई। इसके बाद में क्या है, सभी देशों ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम भी बनाया। अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाने का क्या मतलब था, यानी हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाने का मतलब ये था, जैसे आप भारत का देखो तो भारत जो है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच के समय का जो अंतराल है वो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का है, ठीक है। अब अगर हर 15 डिग्री पे अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, हर 15 डिग्री यहाँ यानी यहाँ वाले का समय यहाँ वाले के समय 15 मिनट का अंतर है, फिर यहाँ वाले के समय में 15 मिनट का अंतर है, फिर यहाँ वाले के समय में 15 मिनट का अंतर है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना कि 15 जो है 1 डिग्री देशांतर पर दूर कोई व्यक्ति है वहाँ पे और हम उससे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ का समय 15 मिनट कम है हमारी घड़ी में, उसके यहाँ 15 मिनट का ज़्यादा है, और अब कोई ट्रेन है जो कई सारे देशांतरों को क्रॉस करती हुई निकल रही है, तो वो समय अपना कैसे नहीं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया था, वो आप यहाँ जान लीजिए। जैसे जब प्राइम मेरिडियन डिसाइड की गई, यहाँ पे माध्य समय देखा गया, यानी नून के टाइम पे देखा गया, तो इसके बाद क्या हुआ, चूंकि अर्थ यहाँ से वेस्ट की तरफ घूमती है, तो जो समय इधर वाला होगा ये प्लस में होगा, इधर वाला जो होगा माइनस में होगा। कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री पे 15 मिनट का समय बढ़ता है ना, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ यहाँ पर 12:15 होगा और यहाँ पर क्या होगा 11:45 होगा। यानी आप पश्चिम की तरफ समय क्या होगा घटेगा और पूरब की तरफ समय क्या होगा बढ़ेगा। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। तो खैर अब यहाँ पे देखो, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय की बात आई, तो हर देश का अपना एक मानक समय होता है और फिर वो मानक समय का भी जो रेफरेंस लिया जाता है वो यही जो प्राइम मेरिडियन है, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, यहाँ से उनका रेफरेंस लिया जाता है। तो अगर हम अपने देश की बात करें, जो हमारे देश का मानक समय है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर सबसे पूरब में यानी अरुणाचल प्रदेश से और सबसे पश्चिम में यानी गुजरात से अगर आप समय का अंतर देखोगे तो 1 घंटे 45 मिनट का आएगा। तो अब सब जगह अलग अलग घड़ियाँ तो रख नहीं सकते, तो जो है भारत में, चलो छोटा सा एक नक्शा बनाए देते हैं भारत का, आप लोग ये भी जान लो कि मुझे नक्शा बनाना आता है। तो यहाँ पे इलाहाबाद से निकलती हुई एक लाइन जो है 82.5 डिग्री की रेखा जो थी, 82.5 डिग्री की जो रेखा थी देशांतर की रेखा, इसको हम लोगों ने भारत का मानक समय मान लिया। मानक समय मानने के लिए ये होना चाहिए कि वो देशांतर रेखा 7.5 से विभाजित होती हो, ठीक है, 7.5 से विभाजित होती हो, तभी, क्योंकि तभी हम यहाँ से जो जीएमटी 0 डिग्री और 15 मिनट, जो 1 डिग्री और 15 मिनट की बात आती है तो निर्धारित हो सकेगा, इसीलिए वो डिविजिबिलिटी उसकी देखी जाती है। तो इसको हमने मानक समय मान लिया। अब कहने का मतलब है कि दोपहर का समय भले यहाँ पे अलग अलग हो, लेकिन घड़ी जब वो अपनी देखेंगे तो घड़ी यहीं से मिलाएंगे सारे लोग। तो हमारे देश में सभी लोग घड़ी यहीं से मिलाते हैं, तो सबकी घड़ी यहीं मिली होती है। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ के लोग की घड़ी में 6 बजेंगे तो 6 यहाँ की लोगों की घड़ी में भी बज जाएंगे, उस समय बजे होंगे। ये बात अलग की है कि यहाँ सूर्योदय हो चुका है, यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ है, ये बात अलग की है। ये बात यहाँ पे भले आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करो, आप ना जान पाओ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग, जैसे आपके परिचित के लोग सऊदी में रह रहे हैं या किसी दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये देखोगे। और वैसे भी अब चूँकि अगर ये वीडियो कोई पूर्वोत्तर में रहने वाला अगर देख रहा होगा और उसका कोई संबंधी पश्चिम की तरफ होगा, तो वो ये चीज़ जब बात करता होगा फ़ोन पे तो उसको पता होता होगा कि अगर शाम को वो 5 बजे बात कर रहा है और यहाँ पे सूर्यास्त नहीं हुआ, लेकिन वहाँ सूर्यास्त हो चुका होता है, जबकि समय लगभग वही सेम होता है। तो ये यही चीज़ है, क्योंकि वो एक मानक समय से समय निर्धारित किया गया हुआ है, वो स्थानीय समय यानी लोकल टाइम से निर्धारित नहीं किया गया है। लोकल टाइम जो होता है वो पर डिग्री 15 मिनट डिफर करता रहता है। तो जैसे भारत का एक मानक समय है, ऐसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका जो देशांतरीय विस्तार है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे देशांतर उनके वहाँ से निकले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो कई सारे मानक समय हैं। जैसे अगर रूस का उदाहरण ले लीजिए तो वहाँ पे 11 मानक समय है, कनाडा का उदाहरण ले लीजिए तो वहाँ पे 7 मानक समय है। तो इस तरीके से वहाँ के अपने
मानक समय है। तो आपका जो चैप्टर सेकंड था उसमें इतना ही है। मैंने सारे टॉपिक देख लिए। अगर आपको यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप देखिएगा, चूँकि चैप्टर जो क्लास 6 की बुक है तो किसी भी टॉपिक पे इतना ज़्यादा समय नहीं देना है। वैसे मैंने पहले ही बताया कि वीडियो 2 उद्देश्यों से है, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है, और जो यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी समझते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए भी ये है। तो हमने यही ध्यान में रख करके बनाया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो जाए कि उनके लिए बिल्कुल रद्दी लगने लगे, प्रतियोगी व्यक्तियों के लिए, और इतनी ज़्यादा टफ भी ना हो जाए कि जो छात्र हैं उनको दिक्कत होने लगे। तो ये ध्यान में रख करके वीडियो बनाई गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कुछ आपको कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसको, तो अगले वीडियो में कमी सुधारी जा सकेगी। तो मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।